नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। विपक्षी गठबंधन इंडिया 18 तारीख को जब से इस गठबंधन की बैठक हुई है तब से सुर्खियों में लगातार जगह बनाए हुए है। भले ही वो प्रधानमंत्री की आलोचना की शक्ल में वो सुर्खी हो, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से एनडीए को तगड़ी चुनौती देने के दावों की सुर्खियां हो। लगातार ये सुर्खियों में एक जिसे कहते हैं कि एक बज़ क्रिएट करना। 2 महीने पहले जो एनडीए के लिए 2024 का चुनाव एक केक वॉक की तरह नजर आता था, 18 जुलाई को विपक्षी गठबंधन ने अपना इंडिया के नाम से अपना ये गठबंधन बनाकर जैसे एक विकल्प तो पेश कर ही दिया है। इस विकल्प के नतीजे क्या होंगे ये शायद हमें अभी आने वाले दिनों में उसकी और तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें लोकसभा की आती हैं, वहां पर इंडिया का परफॉर्मेंस क्या होगा, वहां पर इंडिया कितनी सीटें जीतेगा, वहां इंडिया की शक्लो सूरत क्या होगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पूरा देश उत्सुक है। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव के तेवर, जयंत चौधरी की ऊहापोह, राहुल गांधी का रुख और मायावती की रणनीति वो अड़चने हैं जो विपक्षी गठबंधन पर सवालिया निशान लगाती हैं। अड़चने और मुश्किलें एनडीए की राह में भी हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो एनडीए वर्सेस इंडिया यूपी में क्या गुल खिलाएगा, यूपी में इसका नतीजा क्या होगा और फिर उसका असर पूरे देश की राजनीति पर 2024 में क्या पड़ेगा, ये समझने के लिए आज हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर पंकज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही अमिताभ तिवारी जी जो कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीति बनाते हैं चुनावों को लेकर और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर पंकज, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इंडिया ने एक बज़ तो क्रिएट कर दिया, अब उत्तर प्रदेश के अंदर हालांकि अभी एक टेबल पर तो आकर बैठ ही गए हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जयंत चौधरी 18 तारीख की मीटिंग में। अगर हम ये मान लें कि ये इंडिया जो 18 तारीख को बेंगलुरु में इकट्ठा हुआ था वो राज्यों में भी उसी रूप में जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, क्या ये एक बीजेपी के सामने चुनौती पेश करने की हालत में है? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण दे दूं। मैं 14 जुलाई तक विभागाध्यक्ष था, लेकिन 14 जुलाई से मैं अब पूर्व विभागाध्यक्ष हूं, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ रोटेशन 2-2 साल का। तो आई एम नो लॉन्गर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एनीवे, देखिए ये जो प्रश्न आपने पूछा ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये ऑपोजिशन वाले लीडर्स भी कह रहे हैं। अभी अखिलेश जी जब बेंगलुरु गए तो उन्होंने वहां पे स्पष्ट कहा कि अगर हम एनडीए को 40 सीट पे रोक लें उत्तर प्रदेश में तो इनका सरकार बनाने का सपना ध्वस्त हो जाएगा। तो जो यक्ष प्रश्न है या मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया, देखिए ये जरूर मैं कहूंगा कि पहली बार मोदी जी को मोदी जी की भाषा में जवाब मिला है। मोदी जी इज नोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ जार्गन्स, और मोदी जी काफी जार्गनाइजेशन करते हैं, कभी मेक इन इंडिया लेके आएंगे, कभी स्टार्ट, मतलब कई आप उनका याद कर लीजिए पिछले 9 साल तो जार्गन्स की भरमार दी उन्होंने। तो ये पहली बार ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ से भी एक जार्गन आया है, जिस जार्गन का कहीं ना कहीं जार्गन उनको चुभ भी रहा है, ये दिखता भी है। क्योंकि जिस तरह से वो मुजाहिदीन में इंडिया और मतलब कई पीएफआई में इंडिया जो खोज रहे हैं, तो एक आप कह सकते हो कि नैरेटिव सेट किया है विपक्ष ने। रही बात उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की सामाजिक बनावट ऐसी है कि इसमें भाजपा ने एक जबरदस्त सेंधमारी की है यादव माइनस यादव माइनस पिछड़ा वर्ग में। जो पिछड़ा वर्ग से यादव हटा के उन्होंने एक समेटने का प्रयास किया है अन्य पिछड़े दलों को, और वो काफी कारगर सिद्ध भी हुआ है, जिसमें छोटी छोटी जातियां भी हैं, जिन जातियों को पहले नहीं पूछते थे लोग, अब उन पे भी डोरे डाले जाने लगे। तो असली शक्ल जो इंडिया की है वो उत्तर प्रदेश में, मैं इसको लेके बहुत आशान्वित नहीं हूं, क्योंकि 80 सीटों में कितनी सीटें किसके पास जाएंगी। कांग्रेस का कोई ऐसा संगठनात्मक आधार नहीं है जिस आधार पर वो 10 सीट मांग ले। रालोद की जो आपने पहले ही कहा कि ऊहापोह है, नंबर 2। नंबर 3, मायावती एक एकला चलो की रे की रणनीति पे चल रही है, और अगर मायावती जी एकला चलो रे की रणनीति पे चलेंगी और ओवैसी का उनसे गठबंधन होता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के सपनों को धक्का पहुंचाने जैसा होगा, न कि इंडिया के सपनों को उड़ान भरने के लिए। नंबर 4, और रही बात ऑपोजिशन अलायंस की, देखिए एक
पहली बार नारा जो दिया था ये डॉक्टर लोहिया ने दिया था गैर कांग्रेसवाद का। और 1967 में जब पार्टियां लड़ी तो 8 प्रमुख राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार बनी, संवित सरकारों के नाम से। और केंद्र में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई। लेकिन तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि तब इतने राजनीतिक दल नहीं थे। हर राज्य का एक राजनीतिक दल हो गया है आज की तारीख में जाके। ठीक है, लोकतंत्र का सशक्तिकरण है, लोकतंत्र का व्याप्तीकरण है, लोकतंत्र की जड़ों का मजबूतीकरण है। लेकिन जब इस तरह के गठबंधन आप बनाते हैं, जैसे अभी आपने देखा, मेरे ख्याल से 24 दल थे इंडिया में, तो 38 दल लेके आए एनडीए 36 वाले। और 26 है, 36 और 26 सर। मान लीजिए 36 ही मान लीजिए, चार चार जुड़ जाए तो मेरे जैसा राजनीतिक विश्लेषक यही कहेगा अली बाबा और 40 चोर। ठीक है। मेरा कहना है कि 36 और 26 जोड़ने से नहीं होगा। असल देखिए कि राज्यों में किस, अब जैसे राजद जहां पर मजबूत है आज की तारीख में, बिहार में अगर लड़ाई हो तो सिर्फ राजद और भाजपा के बीच में होगी, क्योंकि नीतीश जी अपनी जड़ खो चुके हैं। नीतीश जी का जो मजबूत पक्ष था वो था अति पिछड़ा महादलित, वो कहीं ना कहीं उनसे कटा है। चाहे मतलब अति पिछड़ा के रूप में भी वो जो साहनी साहब हैं वो हटे, जीतन राम मांझी जी हटे, और वैसे भी एक जबरदस्त उनके उनके काडर में भी एक जबरदस्त अंडर करंट है। क्योंकि जिस जिस विरोध के आधार पर समता पार्टी और बाद में जदयू का जन्म हुआ था, उसी विरोध को उन्होंने समाप्त करने का काम किया है। तो मेरा मानना है कि अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, और जब तक सीटों का बंटवारा एक शक्ल ना अख्तियार कर ले तब तक इसकी सफलता और सफलता के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात है कि ये, और सबसे बड़ा ये सवाल बना हुआ है कि सीट शेयरिंग आखिर कैसे होगा और उसका कैसे। अमिताभ जी, अगर हम 2019 के लोकसभा चुनावों को एक बानगी माने, हालांकि उस वक्त का सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि उस वक्त एक महागठबंधन था जिसमें मायावती और अखिलेश यादव दोनों की पार्टियां शामिल थी। लेकिन अगर हम अलग अलग पार्टियों के परसेंटेज की बात करें जो कि इंडिया बनने के बाद से हो रही है, देश में हो रही है, तो यूपी में तो ये फर्क इतना बड़ा नजर आता है। बीजेपी का गठबंधन एनडी है 50% पर, और अगर हम अभी के इंडिया को मान ले, यानी अखिलेश यादव प्लस राहुल गांधी प्लस जयंत चौधरी, तो ये मात्र 26-26.5% वोट इन्होंने 2019 में इन तीनों पार्टियों ने लिया था, और मायावती ने 19.5% के करीब वोट लिया था। तो ये इतना बड़ा गैप है कि अगर कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल भी जाता है, या फिर कोई तीनों मिलकर साथ लड़ भी लेते हैं और मायावती त्रिकोण में खड़ी होती हैं, तीसरा कोना बनकर, तो 40 सीटों पर रोकने की जो बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या उसमें मजबूती लगती है आपको? अमिताभ जी, बुरा न मानिए तो एक छोटी टिप्पणी। ये जो परसेंटेज जोड़ते हैं ना आप, जी जी जी, ये परसेंटेज आप कागजों में जोड़ सकते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसे प्रतिशत जोड़ के आपको राजनीतिक परिणाम नहीं मिलते। बिल्कुल, क्योंकि अगर सपा बसपा गठबंधन मजबूती से खड़ा था तो उसमें तो 80 में 75 सीटें उनको जीत लेनी चाहिए थी। बचा क्या था? जी ठीक है, अमिताभ जी प्लीज। जी, तो जो जिस बज की आपने बात करी है नीरज जी, बज जरूर क्रिएट हुआ एट अ नेशनल लेवल, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है यूपी में सबसे कम बज क्रिएट हुआ है इसका, और इसका जो कारण खास करके है वो आपने खुद ही आंकड़ों के माध्यम से बता दिया है कि 50% से ऊपर वोट शेयर पर आज एनडीए अलायंस खड़ा है, और 26-26.5% वोट शेयर पर आज इंडिया अलायंस खड़ा है। और एक जो मैं कहूंगा प्रमुख दल सपा अलायंस में था, जो एसबीएसपी, जो ओपी राजभर की पार्टी है, जिसका पूर्वांचल में ठीक ठाक असर है। पिछली बार अगर आपको ध्यान हो तो 9 सीटें एनडीए की कम हुई थी 2019-2014 के कंपैरिजन में, उसमें से 6 सीटें तो वो पूर्वांचल में हारे थे, ठीक है, और इसमें एसबीएसपी का भी थोड़ा बहुत रोल रहा था। तो वो दल जो है अब निकल करके एनडीए में आ गया है। और 2022 की भी अगर हम चुनाव देखें तो सबसे ज्यादा सीटों में कम डिफरेंस या सबसे ज्यादा वोट शेयर जो समाजवादी पार्टी अलायंस का था वो पूर्वांचल फेज 6 और 7 में था, ठीक है, और वहीं से ये दल जो है निकल करके आ रहा है, और दारा सिंह चौहान भी निकल करके आ रहे हैं। अब जैसा सर ने कहा है कि अलायंस में 2 बातें होती हैं, एक होता है अरिथमेटिक, एक होती है केमिस्ट्री। अब अगर आप 2014 का उदाहरण ले लें तो 2014 में
एसपी, बीएसपी और आरएलडी, इन तीनों को मिला दें अगर, वो लड़े तो अलग अलग थे, तो लगभग 44% वोट शेयर था तीनों पार्टीज का। अब ये जब 2019 में लड़े तो ये वोट शेयर हो गया 39%, 38-39%, जी। यानी 5% कम हो गया। इसको मैं कहता हूं लीकेज। जो अजम्पशन था कि सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट होगा और 44 का 44 रहेगा या उससे अधिक हो जाएगा, ये 44 से घट करके 39 हो गया। दिखने में 5% है, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में 5% डिवाइडेड बाई 44% है, यानी 11% का जो वोट है उसका नुकसान हो गया। अब इसको मैं कहता हूं इंडेक्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एन अलायंस। अरिथमेटिक तो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री यहां दिखाता है 44 का 39 हो गया। अब यही आप उदाहरण ले लें बिहार का। बिहार में जेडीयू, भाजपा और लोजपा, ये तीनों जब अलग अलग लड़ी थी, या जेडीयू अलग लड़ी थी 2014 में, तो इन तीनों को मिलाकर के 54% वोट शेयर था। और 2019 में जब ये एक साथ लड़ी तो इनका वोट शेयर 52%, 53% है। यानी देयर इज सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट, लीकेज इज मिनिमम, करेक्ट। तो जब कोई भी अलायंस होगा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, ये 27.5% जो है, इसमें से कुछ ना कुछ लीकेज होगा, ऑप्टिमम से ऑप्टिमम अलायंस भी हो जाए तो। अब बात उठती है कि क्या 2019 का नंबर आज ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, या 2022 का नंबर ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, करेक्ट। क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि बसपा का क्या 19% वोट शेयर है, लोकसभा में आ सकता है आज के डेट में, जब वो ऑलरेडी 12-13% पर सिमट चुका है। तो यहां से अब ये जो 12-13%, या आप बसपा का जो वोट ब्लॉक है 19% का, वो जब टूटता है तो हमने देखा है कि विधानसभा में 70% के करीब इसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलता है, क्योंकि उसमें से मुस्लिम्स, लोअर ओबीसी जो है वो उधर शिफ्ट हुए हैं, और नॉन जाटव जो है, जो नॉन जाटव दलित है, वो लार्जली भाजपा के झोले में गए हैं। तो ये बसपा अब लोकसभा चुनाव में कितना कमजोर होती है, किस लेवल तक कमजोर होती है, 12% या 13% से भी नीचे गिर जाती है क्या, और सीटों का बंटवारा। अब जब सीटों का बंटवारा की आप बात कर रहे हैं तो इसमें तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस चलेगा। जो भी पार्टी पिछली बार जिस सीट पर नंबर 1 थी या नंबर 2 थी, उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन पेच फंसता है 37 सीटों पे जहां बसपा लड़ी थी। अब यहां पे ना समाजवादी पार्टी नंबर 1 है, ना कांग्रेस नंबर 1 है, ना आरएलडी नंबर 1, 2, 3 है, करेक्ट। तो इन 37 सीटों पे पेच फंसेगा कि इन 37 सीटों का बंटवारा कैसे हो। 43 सीटों का बंटवारा तो लगभग डन है, सेटल्ड है मैं कहूंगा, क्योंकि नंबर 1, नंबर 2 जो भी होगा वो लड़ेगा। तो इन सारी बातों को देखते हुए, और अभी टाइम है, 10 महीने हैं, दोनों अलायंसेस जो हैं वो किस तरह से कैंपेन करते हैं, कौन सी नैरेटिव सेट करते हैं, किसका नैरेटिव चलता है, क्योंकि फेंस सिटर्स बहुत होते हैं किसी भी चुनाव में। 25-30% लोग सीएसडीएस के अनुसार तो लास्ट लेग ऑफ द कैंपेन में डिसाइड करेंगे कि किसको वोट करना है। और बात जरूर इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन जरूर है, मोदी फैक्टर जरूर है, लेकिन दो अलायंसेस का रोल होता है। कितना ज्यादा कितना कम होगा वो ग्राउंड पे कैडर का, जिसको हम लोग कहते हैं कि दिल मिलन होता है कि नहीं, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट होता है नहीं, कि जाटियां जुटती हैं कि नहीं जुटती। क्योंकि अगर आप देखें तो 2014 में जो पार्टी 73 सीटें जीतती है अलायंस, वो 2019 में 64 पे रह जाती है। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी में कोई डिक्लाइन हुआ था, नहीं हुआ था, पॉपुलैरिटी बढ़ी ही होगी बालाकोट के बाद। सो जस्ट बिकॉज ऑफ अलायंस 9 सीटें कम हो गई, है ना। हाँ, अलायंस का उतना क्या कहते हो मैग्नीट्यूड नहीं था, उतना इंपैक्ट नहीं था। उसी तरह से बिहार में जहां 30 सीटें जीती थी एनडीए आउट ऑफ 40 2014 में, जेडीयू के आने से 39 सीटें जीत जाती है। फिर वही बात कि ऐसा तो नहीं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बिहार में बढ़ गई थी, सिर्फ एक दल के आने से, ये अलायंस डायनामिक्स चेंज होने से पूरा गेम वहां पे तो वहां पे इंपैक्ट बहुत बड़ा था, यहां पे इंपैक्ट जो है वो कम था।
तो अब देखना पड़ेगा आगे 10 महीने में कैसे इसका इम्पैक्ट होता है और कैसे पार्टीज नैरेटिव सेट कर पाती। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़े हैं कुमार, लखनऊ मैं से। आपसे ये समझना चाहता हूं कि अखिलेश यादव पटना भी गए थे, बेंगलुरु भी जाते हैं, वो जब वहां जाते हैं तो कैमरे के सामने एनडीए को ज़ोर शोर से हराने की बात भी करते हैं, लेकिन फिर वो लखनऊ में अपने पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करते हैं और कहते हैं हम मध्य प्रदेश चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में जहाँ की कांग्रेस और बीजेपी की सीधी सीधी टक्कर है, वो एक तरीके से संदेश दे देते हैं कि भाई मैं कोई कांग्रेस की वजह से वहाँ पर मैदान से नहीं हटूंगा। तो जब अखिलेश यादव के ये तेवर लगातार बरकरार हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो वोटर को ये इंप्रेशन जाएगा ही ना कि भाई ये इंडिया को लेके कितनी भी हवा बन रही हो लेकिन सीरियसनेस नहीं है, और ये अभी मतलब फिलहाल ये लग ही नहीं रहा है कि ये कोई समझौता कर लेंगे और कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लेंगे। नीरज, देखिए, जो आपने बात कही कि अगर आप इंडिया बना रहे हैं और इंडिया बनाने के बाद अगर आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इंडिया का कंसेप्ट क्या है? इंडिया का कंसेप्ट यही तो है कि 450 सीटें कम से कम ऐसी हो जहां 1 to 1 लड़ाई हो। इसका मतलब ये होगा कि एक कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट, और दोनों मीटिंग्स में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों थे। ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, इनफैक्ट उनकी पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी करके भी क्लियर कर दिया है कि वो लोग लड़ेंगे और जो 7 सीटें कभी उन्होंने जीती थी वो उतनी ताकत से लड़ेंगे कि उस लेवल पर पहुंचे। मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को अब ये एहसास हो चुका है कि अब ये जो इंडिया बना है इसमें गठबंधन में जाना ही, और इस गठबंधन में गए बगैर किसी का गुजारा नहीं है, सबके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो इस गठबंधन को एक तरफ वो आप देखिए, रोज इंडिया को लेकर कोई कुछ बोलता है तो वो ट्वीट भी करते हैं, इंडिया को मजबूत करने की कोशिश भी करते हैं, इंडिया नाम भी ले रहे हैं, उन्होंने पीडीए नाम पूरी तरीके से छोड़ भी दिया है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि ये एक जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के साथ ये बार्गेनिंग का एक मुझे ये टूल दिखाई देता है, और वो ये कि अब चूंकि उत्तर प्रदेश में अलायंस होना है और सीट पर हालांकि कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस और सपा साथ जाएंगे, आरएलडी साथ जाएंगे, ये लगभग तय है। इसलिए उन्होंने एक पासा फेंका, एक दांव खेला है इस बात का कि जब हम उत्तर प्रदेश में करेंगे तो क्यों ना मध्य प्रदेश का जो चुनाव है उसमें अपनी पार्टी के लिए भी सीटें ली जाए और लड़ी जाए। तो मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस को क्योंकि देखिए कांग्रेस की कुछ कमजोर नस उन्होंने दबा करके रखी हुई है। जैसे अगर कांग्रेस पार्टी को रायबरेली लड़ना है और जीतना है, या फिर अमेठी लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, तो उन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन चाहिए होगा। इसके अलावा दूसरी जो बात है वो ये कि मध्य प्रदेश में अगर कभी सपा 7 सीटें जीती थी और वो 7 सीटों पर मजबूती से जीतने का दावा कर रही है, इसका मतलब ये है कि ठीक है, उत्तर प्रदेश का गठबंधन तो हम लोग करेंगे, और उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश का जब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने बैठेंगे तो कई तरह के प्रेशर्स उनके ऊपर आएंगे, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के ही नहीं आएंगे, उनको कहीं ना कहीं जो समाज है, समाज का भी प्रेशर आएगा, जो चाहे वो मुस्लिम वर्ग का प्रेशर हो, चाहे और लोगों का प्रेशर हो कि भाई आपको इस गठबंधन में आना है। तो उन्होंने, मेरा अपना मानना है कि उन्होंने ये पासा फेंका है वहां कि भाई जब वहां इसके गठबंधन पर सीटों की बात तो बाद में आएगी, पहले तो मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे और मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग की बात पहले आएगी। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आजमाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी लास्ट वाली जो मीटिंग हुई है बैंगलोर में, उसमें उन्होंने कहा है कि वो सैक्रिफाइस करने को कांग्रेस पार्टी तैयार है। यहां तक कि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में वो मैक्सिमम सैक्रिफाइस करने को तैयार है। तो अखिलेश यादव वो देखेंगे कि कितना सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन उसके पहले वो अपनी बार्गेनिंग पावर थोड़ी मजबूत रखना चाहते हैं, ये मेरा मानना है। और इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि भाई अब मध्य प्रदेश में हम भी लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, तो फिर एक क्यों ना वहां पर भी गठबंधन की बात कर ली जाए। हालांकि अभी ऑफिशियली गठबंधन को लेकर कांग्रेस से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं 2000 ये मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के या 2024 के चुनाव के पहले का एक ट्रायल करने की उनकी ये कोशिश है कि अगर इसमें देखते हैं कांग्रेस कितना एक्चुअल में
उनके लिए जमीन छोड़ती है। और फिर उस सर पर उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन की बात की जाए। नीरज जी, पंकज सर, मैं आपके पास आता हूं सवाल लेकर। जो बातें हम लोग कर रहे हैं कि इंडिया की रिलेवेंसी, मामला सीट शेयरिंग को फंसेगा। खैर, अभी विपक्ष के अगले चरण की बैठक होनी है, उसमें सीट शेयरिंग पे हो सकता है संभवतः कुछ बात हो, लेकिन इंडिया उत्तर प्रदेश में कामयाब हो या इसमें एक नया घटक दल जुड़े, इसको लेकर मायावती की काफ़ी चर्चा की जाती है कि बसपा का रुख क्या होगा। बसपा अभी तक बड़ी एडमेंट थी कि हम किसी के धड़े में शामिल नहीं है, लेकिन कल मायावती ने कहा कि जो अन्य राज्यों के चुनाव हैं उनमें हम फैसला लेंगे कि जैसे परिणाम होंगे हम सत्ता का संतुलन बैठाने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर के लिए हम सत्ता के साथ जा सकते हैं। अब अगर कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी के साथ। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसा 2019 का रिजल्ट हमने देखा कि अखिलेश मायावती का गठबंधन कागज पर तो मजबूत था, परिणाम नहीं लेके आ पाया। उसके पीछे कहा गया कि दलित और यादव वोटों की आपसी जो बहुत एक ऐतिहासिक उनके बीच की दूरी है, इस वजह से ये सामंजस्य नहीं बैठा। मेरा सवाल है कि 2024 में अगर हम फर्ज कर लें कि मायावती इस गठबंधन के साथ नहीं आएंगी, तो क्या ये गठबंधन बिना मायावती, माइनस मायावती, एनडीए को चैलेंज दे पाएगा? क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव एक सक्सेसफुल गठबंधन 2022 में कर चुके हैं, हालांकि जीत नहीं मिला लेकिन वोट शेयर 37% उनका हुआ। तो क्या बिना मायावती गठबंधन अपने वोट शेयर को एनडीए के बराबर पहुंचाने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि मायावती का रिलेवेंस बहुत तेजी से घटा है यूपी में, उनका वोट शेयर तमाम पार्टियों में बटा है सर। ने 2022 में जो 37% उनका वोट शेयर हुआ, उसमें मायावती जी नहीं शामिल थी उस गठबंधन में। मायावती जी ने अलग चुनाव लड़ा था। उनके शामिल होने के बावजूद, नहीं होने के बावजूद अखिलेश यादव अपना एक वोट शेयर, तो वो 37% वोट की राजनीति है या वोट की जो वानगी है, उसमें बहुत कुछ पूर्वांचल, जैसा कि अभी बता रहे थे, पूर्वांचल आपको याद होगा 2022 के पहले एकदम से कू हुआ भाजपा में। स्वामी प्रसाद मौर्य गए, दारा सिंह चौहान गए, राजभर हटे, उधर से धर्मपाल सिंह सैनी गए, तो एक मैसेज गया जो अति पिछड़े हैं उनमें कि अब वो भाजपा के साथ नहीं है। और इसका सीधा असर हमको पूर्वांचल के उन सीटों पर दिखाई देता है जहां पर छोटी छोटी जातियां जो है, पिछड़ी जातियां, उन्होंने जमकर भाजपा विरोध में वोट दिया। एक मैसेज गया समाज में। हेलो, जैसे गाजीपुर, हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है। गाजीपुर में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, जितने भी पूर्वांचल के बड़े जिले थे, खासकर जिन जिलों में यादवों का अच्छा खासा संगठन था, वर्चस्व था, उनमें इन छोटे दलों का साथ लेके, छोटी जातियों का साथ लेके बड़े गंभीर, बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आए। जहां तक गठबंधन, देखिए, कागजी गठबंधन और धरातली गठबंधन दोनों में अंतर होता है। एक पेपर वर्क होता है, एक ग्राउंड लेवल वर्क होता है। तो मैं फिर कहूंगा कि इसके पहले भी मैंने एक बार आपके चैनल पर कहा था, जहां तक मुझे स्मरण है, कि सतह पर गठबंधन उतारने के लिए पहली जो चीज कि इसके लिए पहले से प्रयास किए जाएं, नंबर 1। नंबर 2 कि जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आप मोटिवेट करें, एजुकेट करें और उनको इंटीग्रेट करें। ऑल 3, मोटिवेशन भी होना चाहिए, उनका एजुकेशन भी होना चाहिए और उनका इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। तब जाकर जो है ये गठबंधन आपको कुछ सतह धरातल पे कुछ आकार लेता दिखाई देगा। तीसरी चीज, कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में। वही गिने चुने 10, 12, 15, 20 चेहरे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में पुराने नए मिला के आपको उनकी शक्ल दिखाई देगी। और कहीं भी एक जुझारूपना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपको नहीं दिखाई देगा। अभी मैंने जब पंचायत चुनाव कवर कर रहा था, कवर मतलब मैं जब घूम रहा था उस दिन, तो मुझे तो आश्चर्य हुआ, हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ पर वोट बढ़कर मिले, 40,000 वोट मिला, जो पहले मेयर के चुनाव में उनको सिर्फ 7,000 वोट मिला था। लेकिन वो लार्जली मुस्लिम वर्ग का रुझान था। मतलब उसमें जो अधिकांश मुस्लिम वोटर्स थे उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और उसके कारण उनका प्रत्याशी घर बैठा रहा। फिर भी 7,000 से बढ़ के पिछले नगर निगम के चुनाव से उनकी वोट संख्या 40,000 हुई। लेकिन इस लोकसभा का चुनाव बड़ा विलक्षण चुनाव होता है और उसमें 20,000, 25,000, जब तक आप धरातल पे संगठनात्मक ढांचा नहीं मौजूद होगा, और संगठनात्मक ढांचा यहाँ पर सिर्फ सपा और भाजपा के अतिरिक्त सिर्फ सपा और बसपा के पास है। बसपा का संगठनात्मक ढांचा कमजोर जरूर हुआ है लेकिन वो मौजूद है, उसकी उपस्थिति है और उपस्थिति दर्ज कराती रहती है मायावती।
मायावती जी, और अन्य पार्टियों में सबसे मजबूत संगठनात्मक ढांचा जो है वो समाजवादी पार्टी का है। तो यहाँ पर कांग्रेस को मैक्सिमम, जिसको आप कह सकते हैं, उनको उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और कांग्रेस चाहे तो 5 से 7 सीटों पर लड़े, बाकी जो सीटें हैं वो रालोद और सपा के लिए छोड़ दे, तब जाके यहाँ पर कोई फायदा आपको दिखाई देगा। फिर आपने एक प्रश्न पूछा कि उनका मतलब जो साथ आने से, ये जो जी 22 का चुनाव और 24 के चुनाव में आप देखिए कितना पानी बह जा रहा है। राजभर अलग हो गए, दारा सिंह चौहान की वापसी हो गई, सुभाष पासी, मुझे याद था सुभाष पासी लड़े थे सैदपुर से, पासियों के बीच अच्छा काम उनका, वो भी अलग होके भाजपा में आ गए हैं। और वो शायद इस बार कहीं सुरक्षित सीट जो है जौनपुर के पास वाली, उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उधर धर्मपाल सिंह सैनी के आने की मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर शायद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अति उत्साह में रामायण पर बोल न दिए होते तो उनकी भी वापसी संभव थी। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप जी। अमिताभ नहीं, मैं एक चीज और जोड़, एक चीज और जोड़ दूं। जी भाजपा ने जातिगत वोटों के गणित को बहुत अच्छे से समझा है, ये आप जान लीजिए। चाहे बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, और तरह तरह के प्रयोग वो करते हैं। और अब तक भाई जो जीता वो सिकंदर है। अब तक उनको तमाम उसमें चुनाव में जो उनको जीत मिलती जा रही है, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो एक सफल प्रयोग करते हैं। उनका प्रयोग जारी है सर। वो छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ ला रहे हैं, महान दल की चर्चाएं हैं, तमाम नेताओं को उन्होंने इस बीच रालोद और सपा के नेताओं को शामिल कराया अपनी पार्टी में। अमिताभ सर, मैं आपके पास आता हूं सवाल लेकर। जो बात सर कह रहे हैं कि कांग्रेस 5-7 सीट ले ले, जयंत चौधरी के इक्वल क्या इंडिया में खड़ा होना चाहेगी कांग्रेस? ये तो एक बड़ा संकट का सीन बनेगा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने का दंभ आज भी भरती है और इंडिया को लीड करने की बात करे। आज भी अखिलेश यादव कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे, वो मेरठ में थे, जो कांग्रेस लोकसभा में लेकर आ रही है मोदी सरकार के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब इतनी भी उदार हो जाएगी विपक्ष के गठबंधन के लिए कि वो सिंगल डिजिट में उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाएगी? मतलब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ ऐसा भी हो सकेगा कि कांग्रेस सिंगल डिजिट में रहेगी? देखिए, अगर आप 2019 के रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे तो कांग्रेस ने महागठबंधन का गेम जो है वो 8 सीटों पे बिगाड़ा था और 2 सीटों पर एनडीए का गेम बिगाड़ा था। मतलब कांग्रेस को इन 10 सीटों पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा वोट्स आए थे। तो मुझे लगता है 10 तो ये हो गए आपके, प्लस 2 उनके जो ट्रेडिशनल सीट्स हैं, रायबरेली और अमेठी और रायबरेली। 10 से 12 के बीच से कम मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस राजी होगी। और ऑफ कोर्स आरएलडी आज जिस भी पोजीशन में है, आरएलडी से ऑफ कोर्स नेशनली बड़ी पार्टी है, और आरएलडी की ये एक लिमिटेशन है कि वो एक जोन की पार्टी है ना। कांग्रेस का 2%, 5% जो भी वोट है स्प्रेड अक्रॉस है। और 2009 में भी अगर आपको याद हो, जब 21 सीटें आई थी, तो कांग्रेस का ऐसा कोई वहां पर संगठन कोई मजबूत नहीं था कि अचानक से रातों रात वहां संगठन बहुत मजबूत हो गया था, जिसकी वजह से पार्टी को 21 सीटें आ गई थी। नंबर 1। नंबर 2, क्या समाजवादी पार्टी भी इतनी मजबूत है कि वो अकेले 70 सीटों पे लड़े? मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का भी आज क्लेम 70 सीटों पे हो सकता है, 60 सीटों पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो 2022 का अगर हम बेस मानते भी हैं, सो वो लार्जली मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन की वजह से हो गया, जो 80% समाजवादी पार्टी को मिला, जो आज तक नहीं मिला था, है ना। और इसलिए हुआ था कि एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया था कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, और उसका नुकसान बसपा को काफी यहाँ पे झेलना पड़ा था। अब देखने वाली बात यह है कि जब लोगों के पास, देखिए अगर आप अब नेशनल लेवल में बात करेंगे, जो आप इंडिया और एनडीए की बात कर रहे हैं, तो एनडीए का वोट शेयर 45% था और यूपीए का वोट शेयर 27% था, 18% की लीड थी। अगर आप ये अब जो रीब्रांडेड यूपीए है इसका वोट शेयर ऐड करते हैं तो 37.5% वोट शेयर हो जाता है। और बीजेपी क्योंकि एक दो दल निकल चुके हैं, 42-43 वोट परसेंट पर है। यानी थ्योरेटिकली कागजों में जो आपकी लीड 18% थी, वो आज 6-6.5% पे सिमट गई है। अब पिछली बार जो वोटर
महागठबंधन को वोट करते वक्त, जब मैं जो वोटर कह रहा हूं, जो 25-30% वोटर जो लास्ट के 2-3 दिन में डिसाइड करता है कि किसको वोट करना है, वो ये तो क्लियरली जान रहा था कि महागठबंधन की सरकार तो नहीं आने वाली है दिल्ली में, ना इनका कोई कांग्रेस के साथ अलायंस था कि इनकी सरकार आ जाए, करेक्ट। और उस वक्त एक माहौल भी था। तो अब ये जो 25-30% वोट है या वोटर है, उसको एक ऑल्टरनेटिव दिखता है। अब ये ऑल्टरनेटिव कितना मजबूत है, कमजोर है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सब अगले 10 महीने में डिसाइड होने वाला है। तो ये भी एक फैक्टर है इस चुनाव में। इस चुनाव में जो समाजवादी पार्टी, आरएलडी या कांग्रेस को वोट कर रहा है, वो ये जरूर देख रहा है कि ये जो एक बड़ा अलायंस है 26 दलों का, इसकी सरकार भी बन सकती है वहां पर। और ऑफ कोर्स उस वक्त तक सर्वेज आने शुरू हो जाएंगे। अब आज की डेट में भी अगर आप लेटेस्ट सर्वे देखेंगे ईडीजी का, तो उसमें मिड पॉइंट अगर आप लेंगे एनडीए का, तो 305 सीटें हैं, 285 to 325, यानी 305 सीटें हैं, जो कि 350 से ऑलरेडी आपकी 48 सीटें कम हो गई, करेक्ट। तो जैसे जैसे माहौल बनेगा, जैसे जैसे एक्सरसाइज होगा, हो सकता है ये नंबर और क्लोज होता जाए। तो जो वोटर उतना मोटिवेटेड नहीं था समाजवादी पार्टी या महागठबंधन को वोट करने के लिए, वो हो सकता है इस बार खुल करके वोट करे। वो एक डिफरेंस है, परसेप्शन का डिफरेंस है। टीना फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर दिया है एनडीए ने, इंडिया अलायंस ने। देयर इज नो अल्टरनेटिव। हाँ, बट देयर इज एन अल्टरनेटिव, whether it is strong, not strong, whether it can challenge बीजेपी, whether it can defeat बीजेपी, ये सारे अभी क्वेश्चन मार्क हैं, जो कि अगले 10 महीने के कैंपेन में डिसाइड होने वाले हैं। देखिए 4 या 5 कैटेगरी के वोटर हैं। एक तो आइडियोलॉजिकली अलाइंड वोटर हैं, ठीक है, तो समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे, कांग्रेस को ही करेंगे, बीजेपी, आरएलडी को ही करेंगे, दुनिया इधर से उधर। एक लीडर अलाइंड वोटर है, जो मोदी को पसंद करता है, अखिलेश को पसंद करता है, राहुल गांधी को पसंद करता है, मायावती को पसंद करता है। एक पार्टी सिंबल अलाइंड वोटर है, आप इसको आइडियोलॉजी अलाइंड से भी जोड़ सकते हैं, है ना। और एक जो है वो लोकल कैंडिडेट लेवल अलाइंड वोटर है, जो कैंडिडेट, जो ब्रिजभूषण सिंह जैसे मान लीजिए कि किसी भी पार्टी से खड़े होते हैं, जीत जाते हैं, करेक्ट, 5 या 6 बार जीते हैं, और वो इंडिपेंडेंट से लेकर के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, सब पार्टी से जीत गए वो। तो एक लोकल कैंडिडेट अलाइंड वोटर है। और फिर फेंस सिटर है, जो 25-30% की हम बात कर रहे हैं। कोई भी पार्टी को उसका हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर चुनाव नहीं जिता सकता है, क्योंकि आज अगर बीजेपी का 37% वोट है ऑल इंडिया लेवल पे, या 50% है, तो ये सारे के सारे उनके कोर आइडियोलॉजिकल वोटर नहीं है। क्योंकि ये वोट तो 15%, 20% हुआ करता था आज से 10 साल पहले यूपी में, तो अचानक ही नहीं, तो उसका कोर वोटर बढ़ गया 15% से 50% हो गया, है ना। तो कोर वोटर तो चुनाव नहीं जिता सकता। अब ये जो फेंस सिटर्स हैं, इनको क्या इंडिया अलायंस अपनी एक ऑल्टरनेटिव के थ्रू, अपने विजन के थ्रू जो मुद्दे उठा रही है, लीडरशिप उठा रही है, भुना पाती है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है। जी कुमार सर, मैं थोड़ा इस मामले को अब थोड़ा बिहार रेट करके आपसे सवाल पूछता हूं। जो अमिताभ जी कह रहे थे कि जो वोट शेयर एनडीए का था 2019 में, इंडिया के बनने के बाद जब वोट शेयर कागज पर थ्योरेटिकली हम देखते हैं, तो बीच का जो फासला है वो 5-6% का रह गया। अभी बिहार में एक हालिया सर्वे आया, क्योंकि बिहार में भी नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ के इंडिया के साथ में है फिलहाल। तो बिहार में जो एक हालिया न्यूज़ चैनल का जो सर्वे ये बता रहा है कि महागठबंधन बिहार के इंडिया को, अगर आज चुनाव लोकसभा के होते हैं तो 16 से 18 लोकसभा सीटें मिलेंगी, और एनडीए को 22 से 24 लोकसभा सीटें मिलेंगी, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 39 बनाम 1 का था। यानी सर्वे भी ये इंगित कर रहे हैं कि अभी चुनाव में 6-8 महीने का समय बाकी है, अगर अर्ली चुनाव होता है तो भी अभी कुछ समय बाकी है। तो ये इंगित तो जरूर कर रहा है कि ये गठबंधन कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि बिहार जैसा प्रदेश जो 1 सीट कभी महागठबंधन को दे रहा था, वो आज 16 अगर 18 सीटें दे रहा है। महाराष्ट्र में अगर महाविकास अघाड़ी में शरद पवार की पार्टी टूटने के बावजूद उनका वोट शेयर बढ़ता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया चैलेंज तो कर रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या इसी पैटर्न पर चैलेंज करेगा, जैसा संकेत महाराष्ट्र और बिहार में दिख रहा है? क्योंकि आप बिहार से आते हैं, बिहार की एक राजनीतिक समझ आपकी स्ट्रांग है, तो आपको क्या लगता है कि यूपी में ये रिप्लिकेट होगा?
नहीं, देखिए पहले बिहार की ही चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। अगर 39 सीटें एनडीए को मिली तो उसके पीछे की बड़ी वजह नीतीश कुमार और बीजेपी का एक साथ होना था। अमिताभ जी ने भी कहा कि 9% वोट सीधा बढ़ गए। आप ये 9 सीटें सीधी बढ़ गई। आप ये देखिए कि लालू और नीतीश, बिहार के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है पॉलिटिकली, वो ये कि दो ध्रुव जहां होते हैं एक साथ, वो उसको कोई नहीं हरा सकता। यानी कि लालू नीतीश एक साथ हो जाए तो फिर वो एकदम से क्लियर लीडर है, वो उनको कोई नहीं हरा पाएगा। उसी तरीके से जब नीतीश और बीजेपी एक साथ हो जाते हैं तो इनका वोट शेयर भी काफी बढ़ जाता है और इनका जो सामाजिक जोड़ है सियासत का, वोटों का, वो भी काफी बढ़ जाता है। लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद से बड़ा अंतर आ गया है। जो 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, हम उसको अगर बिल्कुल लेमैन की तरह देखें तो ये मान सकते थे कि भाई अब तो 39 सीटें बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर लड़े तो जीते, लेकिन अब लालू और नीतीश अगर एक साथ आ गए तो ये 39 पलट सकता है। यानी कि इनके पास इतने वोट हो जाते हैं कि ये 39 नहीं तो 30 सीटों पर ये लोग जीत सकते हैं, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में जो माहौल है वो थोड़ा अलग होता जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार ऑल टाइम लो है अपने पॉपुलैरिटी के। नीतीश कुमार जैसा पॉपुलर लीडर, नीतीश कुमार जैसा जो पॉपुलर लीडर है वो मुझे लगता है कि इस तरीके से इतना अलोकप्रिय हो जाएगा, ये बड़ा मतलब आश्चर्य लगता है। और वो भी उस अपने वोट बैंक में जो उन्होंने खुद गढ़ा था। देखिए, अति पिछड़ी, महादलित, ये सब ऐसे शब्द कॉइन किए थे नीतीश कुमार ने जो उसके पहले नहीं थे। एनेक्सचर 1 और एनेक्सचर 2 की बात होती थी, ये सब ठीक है, लेकिन बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया था। लेकिन अब वही वोट बैंक जो है उनसे काफी नाराज है और उसकी वजह यह है कि जिस आधार पर उन्होंने वोट बैंक बनाया था, यानी कि पूरी सियासत लालू यादव के खिलाफ करके उन्होंने वो वोट बैंक तैयार किया था और वहां पर यादव वर्सेस जो अदर ओबीसी या फिर दलित पॉलिटिक्स होती रही, उसको उन्होंने बहुत एक कह सकते हैं कि उरूज दिया था। लेकिन अगर आप देखें तो जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो बहुत सारे लोगों को ये चीज हजम नहीं हुई। हालांकि आज भी उनका, मैं मानता हूं कि अपना एक सेक्शन है, एक अच्छा वोट बैंक है जो आज भी उनके साथ है और उनके साथ मूव करता है, लेकिन वो ताकत उनकी वहां नहीं रह गई है। तो अगर आप इस चीज को इस तरीके से देखें कि बीजेपी, जिससे कि अगर नीतीश और लालू एक साथ हो तो हम 10 सीट मान लें, 12 सीट मान लें, बहुत से बहुत आप 14 सीट मान लें और 25 सीट आप हर हाल में लालू और नीतीश को देते, वो अगर आज का सर्वे उधर 24-25 सीटें दे रहा है और इधर 15-16 दे रहा है तो बीजेपी की बढ़त है। और एक लाइन थोड़ा मैं और जोड़ दूं यूपी पर जाने के पहले, वो ये कि बीजेपी ने जो वहां एक सोशल इक्वेशन बनाया है वो अलग है। बीजेपी ने एक तरीके से एक ऐसे कम्युनिटी जो नीतीश कुमार के साथ लौ कुश करके साथ साथ रही, यानी कि कुर्मी और कुशवाहा, आप देखिए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि इस वक्त बीजेपी के साथ खड़ी होती दिख रही है, क्योंकि उसको अपना लीडरशिप वहां दिखाई दे रहा है। चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा उधर चले गए हो, वो अति पिछड़ा, वो महादलित जो कि मांझी के तौर पर है, क्रेडिबिलिटी की बात मैं नहीं कहता, लेकिन एक बीजेपी के साथ जुड़ने का फायदा उधर जा रहा है। उसी तरीके से आप देखें जो निषादों की पार्टी वहां पर बनी हुई है, मुकेश सैनी की, फिलहाल उनका बड़ा स्थिति क्लियर नहीं है कि वो किधर जाएंगे, लेकिन वो भी बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। तो बीजेपी ने वहां एक सोशल बेस ऐसा तैयार किया है। इस आधार पर अगर ये सर्वे आए हैं और ये 24-25 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत है कि वो 39 से घटकर 9 सीटों पर नहीं आ रही है, 10 सीटों पर नहीं आ रही है, 39 से घट करके अगर वो 25 सीटों तक आ रही है तो उसने अपने को अपने ग्राफ को रोक दिया है। यानी कि बीजेपी के लिए मैं उसे बढ़त मानता हूं। अगर ये इंडिया को जीतना है तो उन्हें जिस तरीके से एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, इस तरीके से उनको 30 सीटें जीतनी होंगी, तब आप उम्मीद करिए कि फिर बीजेपी को आप रोक पाएंगे। अगर 25-30 सीटें बीजेपी लेके चली आई तो फिर नुकसान बहुत नहीं होगा, ये मुझे लगता है। आप कह रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश में ये रेप्लिकेट होगा? मुझे ये उत्तर प्रदेश में फिलहाल रेप्लिकेट होता हुआ, दोहराया जाता हुआ कहीं से नहीं दिखाई देता। एक ही स्थिति बनती है कि सारा विपक्ष एक हो जाए और एक मोमेंटम बन जाए सारे विपक्ष में। मैं बसपा को भी देखता हूं कि अगर बसपा भी इस इंडिया का हिस्सा हो जाए और तब लड़ाई हो और 1-to-1 लड़ाई हो और सारे नेता एक साथ एक मंच पर
एक साथ हाथ उठा करके वोट मांगे, जैसा मैंने देखा है कई बार पहले के चुनाव में होते रहे, जब गठबंधन होते थे तो बड़े बड़े गैलेक्सी ऑफ लीडर्स होते थे जो एक साथ खड़े होकर के कैंपेन करते थे, और तब उसका जो इम्पैक्ट होता था वो थोड़ा अलग होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब तक मायावती इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से कोई चीजें दोहराई जाएंगी। ये जरूर है कि अखिलेश यादव ने जो कहा था कि अगर हम 40 सीटों पर रोक लें, तो आप ये मान लीजिए कि वो पहले ही मान चुके हैं कि 40 सीटें पर तो आप रोक नहीं सकते, बाकी अब 40 सीटों की लड़ाई है, उसमें बीजेपी कितना पाती है। तो मैं बिहार में जो बीजेपी का नुकसान है वो नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लालू जी साथ हैं, तो एनडीए 39 से घटकर अगर 24-25 पर आ रहा है, तो भी मुझे लगता है कि उनके लिए वो एक प्लस पॉइंट ही है कि वो मुश्किल से 10-12-15 सीटें उत्तर प्रदेश बिहार में घटेंगे अगर इस सर्वे को सही माना जाए। लेकिन बिहार में बीजेपी को मैं तब इस रेप्लिकेट होता देखता हूं अगर सारी चीजें एक साथ दोबारा से गठबंधन हो जाए, और फिर वो 64 सीटें 63 सीटें जो बीजेपी 19 में जीती थी, वो हो सकता है कि और तब घट जाए, तब 25 सीटें ऐसी हो जाए जिस पर कि इनकी लड़ाई हो जाए, ये लोग 25 सीटों तक जीत जाए ये गठबंधन, तब मैं उस स्थिति में देखता हूं। अदरवाइज फिलहाल मैं बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं देखता। जी, इंडिया की काफी बात की। अगर हम एनडीए के नजरिए से देखें तो बीजेपी जब 2019 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी पूर्ण बहुमत उन्होंने चुनावों में पा लिया, तो उसके बाद तो एनडीए सिर्फ नाम का कागज पर ही रह गया था ना। बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टियों को वो तवज्जो तो नहीं दी थी, कम से कम लाइमलाइट में तो वो पार्टियां नहीं आ पा रही थी, और सिर्फ बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हर तरफ नजर आते थे जब भी चुनावी राजनीति की बात होती है। लेकिन इंडिया बनने के बाद एनडीए को 36 पार्टियों के साथ इतना बड़ा अपना एक जलसा करना पड़ रहा है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब अगर हम यूपी में आ जाएं तो यूपी में वो ओम प्रकाश राजभर जिन्हें साल भर से लटका कर रखा गया था, जिन्होंने 2022 के चुनाव प्रचार में बीजेपी को पानी पी पी कर कोसा था, योगी आदित्यनाथ को पानी पी पी कर कोसा था, उन्हें बीजेपी अपने साथ ला रही है। फिर बीजेपी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के तमाम छोटे नेताओं को, छोटे नहीं कहना चाहिए, अपने अपने इलाकों में मजबूत नेताओं को, जिनमें यादव भी शामिल हैं, सोनकर, कुशवाहा, तमाम जातियों से लोगों को ला रही है। तो कहीं ना कहीं एक अनरेस्ट, एक बेचैनी जो है वो बीजेपी खेमे में भी तो है ही ना, कि जिस तरह से 80 सीटों के दावे हम भले ही कर लें, लेकिन ये कुनबा भी जुड़ रहा है विपक्ष का। सर आप म्यूट पर है। सॉरी, पहले तो थोड़ी सी जो कुमार अभिषेक जी की टिप्पणी थी उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। बहुत सही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो ऑल टाइम पॉलिटिकल लो के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश जी ने जब पार्टी की शुरुआत की, समता पार्टी की शुरुआत की, फिर समता पार्टी लालू जी के विरोध में बनती रही, खड़ी होती रही, जॉर्ज फर्नांडिस के उसमें नेतृत्व में। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बात हम लोग को याद रखने की जरूरत है कि जो पुरानी रहीम की कहावत है, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को सन, तो जो लाइक माइंडेड पीपल हैं उनमें अलायंस अगर होगा तो वो ट्रांसफरेबिलिटी एकदम आराम से होगी, सीमलेस होगी, थॉरो होगी, और 100% हो जाएगी वो ट्रांसफरेबिलिटी अगर लाइक माइंडेड पीपल हो। लेकिन अगर दो विपरीत ध्रुव आके जुड़ते हैं तो उनमें वो ट्रांसफरेबिलिटी का जो लेवल है, जो रेशियो है, वो बहुत कम होता है। दिस वी हैव सीन इन 2019 इलेक्शन। नंबर 1, अभी जो वहां पर 24, मुझे तो लगता है कि वहां एनडीए बिहार में आज की तारीख में भी 26 से 28 सीटें जीतने की स्थिति में है, क्योंकि हम और कुमार अभिषेक एक ही जनपद से आते हैं। पता नहीं उनको याद है कि नहीं है, लेकिन हम और कुमार अभिषेक जी एक ही जनपद से आते हैं। और मैं इतना बता दूं, जी याद है, मुझे याद है। तो इतना मैं बता दूं कि बिहार की राजनीति में मेरी भी पकड़ बनी रहती है, मतलब मैं आता जाता रहता हूं, और उनके सामाजिक सारोकारों से हमारा जुड़ाव है वहां पे छपरा में। तो अभी जो चीज चल रही है, देखिए लालू जी अस्वस्थ हैं, ठीक है, वो कैंपेन में नहीं जा पाएंगे, ये तय है। कैंपेन में जाएंगे नीतीश जी और तेजस्वी जी। इंडिया बनने के बाद नीतीश जी की अहमियत इंडिया में कम हुई है। वो पहले जो कुनबा जोड़ रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं नीतीश जी उसमें थोड़ा साइडलाइन हुए हैं। और भले वो कहते रहे कि नहीं मुझको राजगीर आना था, लेकिन जो चेहरे का भाव था, वो चेहरे का भाव उनका, मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो बेंगलुरु का
अधिवेशन छोड़ के शाम को लौटे वो बहुत अच्छा नहीं था। कोई भी देखता, अगर इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल आदमी, तो कह सकता था कि ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद द सिचुएशन। एनीवे, अब उत्तर प्रदेश में जहां तक आप बात करते हैं, तो हम एक चीज भूल जा रहे हैं कि भाजपा ने गेन भी किया है। गेन ये किया है कि जो 22 में उनसे लोग छटके थे वो वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर लास्ट मोमेंट में रालोद भी उधर चले जाए, जयंत चौधरी भी, क्योंकि अगेन उनका जो वोटर है उसका दबाव है। जैसे मुस्लिम मतदाताओं का दबाव अखिलेश जी पर है कि आप कांग्रेस से समझौता करिए और कांग्रेस को साथ लेके लड़िए, तो वैसे ही जाट मतदाताओं का दबाव है कि आप भाजपा के साथ समझौता करके लड़िए। तो अगर कहीं रालोद छटक गया और बसपा अलग लड़ी, तो भाजपा के सामने यहाँ बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन होगी, इसमें कोई शक नहीं। और हम बार बार इस बात को भूल जाते हैं, जैसे एनडीए ने पूर्ण बहुमत 14 में भी प्राप्त किया था और 2019 में भी प्राप्त किया था, लेकिन उसने अपने सहयोगी दलों को छोड़ा नहीं, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो उनकी पार्टी क्या कहते हैं, अरे अपना दल एस हो, ये सारी पार्टियां जो थी उनको उन्होंने बनाए रखा। जिन पार्टियों ने छोड़ा है, चाहे शिवसेना हो छोड़ के कहीं, या अकाली दल है, तो कहीं ना कहीं मंथन वहां भी चल रहा है। और इस नाते अच्छा, और उन पार्टियों में काफी वो खुद भी कमजोर हुई, शिवसेना कमजोर हो गई, अकाली दल कहीं ना कहीं मजबूर हुआ है वहां पर वापस आने के लिए। तो भाजपा के पास ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथ एकदम लूजर है भाजपा। एक और फैक्टर यहाँ पर है जो हम लोग जिसकी चर्चा थोड़ी सी की अमिताभ जी ने, कि कितने तरह के वोटर होते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में अब तक चुनाव 1952 से लेके जितने भी चुनाव आप देखेंगे सब करिश्मा पे लड़े गए। मैं उसको C&S कहता हूँ, CSDS नहीं कहता, C&S कहता हूँ, करिश्मा एंड स्लोगन। हमेशा 52 का चुनाव उठाइए, 57 का चुनाव उठाइए, 71 का चुनाव उठाइए, 77 का चुनाव उठाइए, 80 का चुनाव उठाइए, 84 का चुनाव उठाइए, 89 का, हर चुनाव में एक करिश्मेटिक लीडरशिप आएगी आपके सामने, और कहीं ना कहीं एक कैची स्लोगन आता है, जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरह के, गरीबी हटाओ का नारा था, उसमें जय जवान जय किसान का नारा आया, फिर जनता दल आया, 77 में जो है लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का था, तो 84 में इंदिरा गांधी की हत्या से जो उपजी सहानुभूति थी उस पे था। तो नारों और सहानुभूति पे सवार होकर हमेशा यहाँ पर सरकारें बनी है, जिसमें करिश्माई व्यक्तित्व का नेतृत्व बहुत सफल भूमिका का निर्वहन करता है। और आज की तारीख में किसी भी दल में अगर मोदी को छोड़ दें हम, तो किसी भी दल में ये पैन इंडियन लीडरशिप नहीं है। थोड़ी बहुत राहुल गांधी जी ने गेन किया है अपने पदयात्रा के बाद। पदयात्रा के बाद राहुल गांधी की स्वीकार्यता भी बढ़ी है, और मुझे लगता है उनमें थोड़ी परिपक्वता भी आई है, क्योंकि उन्होंने बोलना कम कर दिया है। तो इसका एक लाभ उनको मिल रहा है। और खड़गे जी को उन्होंने आगे किया, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि खड़गे जी को आगे करके और उनके नेतृत्व में, उनके माध्यम में। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि जो 2024 की लड़ाई है वो शायद कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन वाले पद पाने की लड़ाई है, क्योंकि इसके पहले 2 चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ देश के लोकतंत्र में जब कांग्रेस विपक्ष के नेता के भी पद पाने से असफल रही। तो अभी तो 2024 के चुनाव मेरे हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन का पद पाने के लिए कांग्रेस लड़ेगी। धन्यवाद जी, बिल्कुल। अमिताभ जी, हम मायावती की भी बात कर ले, तमाम पहलुओं की बात की है कि मायावती ने अभी हाल ही में ये कहा कि भाई हम पावर ऑफ बैलेंस के लिए हम पोस्ट पोल अलायंस में किस सत्ता में जा सकते हैं, हम यानी जो भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में होगी हमारी मदद से हम उसके साथ चले जाएंगे। तो क्या जी उसका नहीं है, ये मान्यवर कांशी राम जी का नुस्खा था जी, जो हमेशा कहते थे कि आप जो असंतुलन है, सत्ता के असंतुलन को अवसर के रूप में इस्तेमाल करिए बहुजन के पक्ष। हाँ, बिल्कुल वही बात मायावती ने कही। हमारे विधायकों को तोड़ देते हैं और ये तमाम पार्टियां जो हैं वो दलित पिछड़ों की विरोधी हैं, तो हम सरकार में रहेंगे तो कम से कम हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे। लेकिन मायावती जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिम समुदाय के वोट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी, तो क्या ये भले ही
मायावती ने ये बात ज़रूर कही हो पावर ऑफ बैलेंस में की, लेकिन ये वो जो बीजेपी विरोधी वोट है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का वोट हो या फिर कोई भी वोट हो, वो अगर मायावती की तरफ लोकसभा चुनाव में देख रहा था तो क्या ये वहाँ कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होगा क्या कि भाई ये तो सत्ता में बैठने के लिए किसी के भी साथ चली जाएंगी, तो फिर ये तो बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं, ये इंडिया के साथ भी जा सकती हैं, तो क्या मायावती के इस बयान से उनके वोटर में आपको क्या लगता है कंफ्यूजन पैदा होगा या मायावती के लिए ये बयान जो है वो मददगार साबित होगा? नहीं, इससे तो मायावती का जो वोटर है वो और भी कंफ्यूज ही होने वाला है। करेक्ट, क्योंकि पहले बात तो मायावती का अगर हम आज वोट बैंक देखते हैं, जो 12-13% वोट शेयर है, उसमें लार्जली वोट जो अब उनके पास बचा है वो उनकी खुद की जाति का है, वो है जाटव दलित। और बाकी सब जो जातियां हैं जो उन्हें वोट किया करती थी, ब्राह्मण, थोड़े बहुत लोअर ओबीसीज प्लस मुस्लिम्स, वो उनसे छटक चुके हैं। मायावती के जो भी एक्शंस रहे हैं पिछले 5 सालों में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, मैं जब विपक्ष कहता हूं तो यानी समाजवादी पार्टी कह रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस है, उन लोगों ने यूपी के वोटर के मन में कहीं ना कहीं ये एक शंका बिठा दी है कि मायावती इज टीम बी ऑफ बीजेपी। दैट इज नंबर 1। तो फिर उसी तरह से होगा जैसे 2022 के चुनाव में, वो 22 के चुनाव में मायावती क्यों 22-23% से 13% पे गिर गई, क्यों? सीटें मुझे नहीं याद है, 22-23 शायद सीटें होंगी, एक पे सिमट गई। नहीं, एक सीट। हाँ, एक सीट आई, क्योंकि रसड़ा विधानसभा, हाँ, वो वहां से भी शायद एक ब्राह्मण कैंडिडेट ही जीते। नहीं, उमाशंकर सिंह। हाँ, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जो है, क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बीएसपी नहीं थी, समाजवादी पार्टी थी। जो अगेन जो फेंस सिटर की हम बात कर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि समाजवादी जीत रही है, समाजवादी और बीजेपी के बीच में कॉन्टेस्ट है, बसपा नहीं। तो बसपा तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब उसको दिख रहा है कि 12-13% से भी कम वोट पर पार्टी सिमट सकती है। 10 सीटें जो वो जीती है 2019 में, वो लार्जली समाजवादी पार्टी के वोट के ट्रांसफर की वजह से जीती है। ठीक है, तो वो 10 सीटें क्वेश्चन मार्क में आ जाती हैं। बीजेपी उनके साथ ऑफिशियली कोई पैक्ट कर नहीं सकती है ना, क्योंकि तब तो बात जग जाहिर हो जाएगी कि भाई बसपा और बीजेपी का गठबंधन है, और बीजेपी को शायद आज जरूरत भी नहीं, क्योंकि बसपा अकेले लड़ेगी तो थोड़ा बहुत वोट तो डिवाइड होता है। तो जब तक बीएसपी इस अलायंस को नहीं ज्वाइन करती हैं, जो ये महागठबंधन अगर आप इसको कह लें या इंडिया अलायंस कह लें, तब तक वापस नहीं आएगी। तो जब तक उनकी क्रेडिबिलिटी वापस नहीं आएगी कि ये बीजेपी के साथ है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, तब तक बहुत मुश्किल है जो नॉन बीजेपी या जो एंटी बीजेपी या जो ऑपोजिशन वोट है वो उनकी तरफ जाए। हाँ, अब है कि अब यहां से ये वोट कहां जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, क्योंकि अभी तक लार्जली उनका जो वोट कम हुआ है उसका बेनिफिट समाजवादी पार्टी को मिला है, मुस्लिम यादव थोड़ा बहुत गया है नॉन जाटव बीजेपी के पास। अब जाटव बचा है, तो जाटव अगर यहां से बीएसपी कमजोर हो रही है तो क्या वो समाजवादी अलायंस के साथ जा रहा है, यानी इंडिया अलायंस के साथ जाएगा, या वो बीजेपी के साथ जाएगा जहां पे ऑलरेडी नॉन जाटव जा चुके? अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बीएसपी का जो अगर वीकनिंग होगी तो ये जो वोट है ये अल्टीमेटली वहां पे कहां जाएगा। और बिहार के बारे में बस मैं एक लाइन सिर्फ ऐड करता हूं कि बिहार में जो सोशल इंजीनियरिंग है बीजेपी की, वो अभी तक नहीं चली है जैसी यूपी में चली है। उतना मजबूत अलायंस बीजेपी का खुद के लेवल पे बिहार में नहीं है। और नीतीश और लालू का जो वोट है वो ट्रांसफरेबल है, क्योंकि 2015 में इतने सालों की राजनीति विरोध में करने के बाद भी वो वोट ट्रांसफर हो गया और बीजेपी वहां पे हार गई। तो बीजेपी की भी डिपेंडेंस कहीं ना कहीं आज तक बिहार में नीतीश कुमार पे रही है, और इसलिए पार्टी वहां पे यूपी के कंपैरिजन में कमजोर दिखती है हमको। इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी की रणनीति है, जैसे अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज देखिए तो कई उसमें क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन होता है कैच ऑल पार्टी एंड कैच नन पार्टी। तो आज की तारीख में बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो कैच ऑल पार्टी की है। उनको ना आइडियोलॉजी से मतलब है, न उनको किसी आपके
बैकग्राउंड से मतलब है, उनको सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी से मतलब है कि किसके साथ आने से हमारे जीतने का प्रतिशत कितना ऊपर जाएगा। इसलिए सारे सारे जो प्रयास हैं और उसी को दृष्टिकोण में रख के बीजेपी करती है। उसका स्पष्ट उदाहरण जो है पीडीपी के साथ उनका मिलना है। जहां तक बिहार की बात कर दूं मैं, अमिताभ जी, बिहार में भाजपा के पास कुछ नहीं था, कोई जनाधार नहीं था। 1 या 2 लोकसभा सीटों पे वो जीतते थे और मैक्सिमम 40 विधानसभा, मुझे याद है जब संयुक्त बिहार था तो 40 विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती थी वहां पे अपने दम पे। तो भाजपा अगर 40 से बढ़ के इस पोजीशन पे पहुंची है विभाजित बिहार में, झारखंड में सरकार बनाती रही है, तो ऐसे में भाजपा वहां पर एक सोशल इंजीनियरिंग के दौर से गुजर रही है। और इसीलिए देखिए आप जीतन राम मांझी को गले लगाना, वो साहनी को गले लगाना, उपेंद्र कुशवाहा लात मार के गए थे वापस आए, उनको गले लगाना उसी सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा को मालूम है कि उनके पास वहां कोई जमीन नहीं है। बिहार सोशलिस्टों का प्रदेश रहा है, कम्युनिस्टों का प्रदेश रहा है। तो ऐसे में अगर राइट विंग पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा झुकाव आपको दिखेगा तो उसमें बड़ी कड़ी मेहनत भाजपाइयों ने की है और संघ ने की है, तब जाके आपको इस स्थिति तक पहुंचे। काफी मेरे ख्याल से हो गया शायद। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात। और हमने उत्तर प्रदेश के साथ साथ आज बिहार पर भी काफ़ी चर्चा की, लेकिन इंडिया वर्सेस एनडीए की जो ये लड़ाई है ये दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में जाहिर तौर पर इंडिया के सामने काफ़ी मुश्किलात हैं, इंडिया से हमारा मतलब विपक्षी गठबंधन के सामने काफ़ी मुश्किलात हैं, लेकिन केक वॉक जो है वो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के लिए भी नहीं है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई, ये जंग क्या शक्ल अख्तियार करती है, यूपी तक की नज़र इस पर बनी रहेगी। हमने आपसे दोस्तों यूट्यूब पर एक सवाल पूछा था, वो सीधा सवाल अखिलेश यादव के बयान से हमने एक इशारा लेते हुए पूछा था कि यूपी में कितनी सीटें जीतेगा इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन। आपके विकल्प थे 40 से ज़्यादा या 40 से कम। तो कम से कम हमारा ये शो देखने वाले 70% लोगों का मानना है कि विपक्षी गठबंधन 40 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगा। 30% लोग ये कह रहे हैं अपने वोट के जरिए कि 40 से कम सीटें जीतेगा इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर पंकज, अमिताभ जी, कुमार अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।